हे गाइस, वेलकम टू द क्लास। दोस्तों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक नया चैप्टर, मोशन इन अ प्लेन। इनफैक्ट सिर्फ प्लेन में नहीं रहेंगे, हम 3D में पढ़ने वाले हैं। 3D में मोशन कैसे हो रहा है? अभी तक क्या होता था, मोशन एक स्ट्रेट लाइन में होता था, या तो ऐसे ऐसे हो रहा था या फिर ऐसे ऐसे हो रहा था, बस इस तरीके से मोशन हो रहा था। लेकिन अब हम एक 2 डायमेंशनल मोशन या 3 डायमेंशनल मोशन की तरफ बढ़ने वाले हैं, और उसको पढ़ने के लिए हमको ज़रूरत पड़ती है वेक्टर्स की। तो स्टार्ट करेंगे चैप्टर, उससे पहले अपने को वेक्टर समझना पड़ेगा। तो वेक्टर्स के एकदम बेसिक्स को देखने वाले हैं। 3 लेक्चर्स में वेक्टर्स को अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। तो आ जाओ दोस्तों, आज की अपनी पहली क्लास है जहाँ पर हम वेक्टर्स को लिखना सीखेंगे। वेक्टर्स को लिखते कैसे हैं भाई, ज़रूरत क्यों पड़ गई वेक्टर्स की, ऐसा ही क्यों लिखा जाता है, व्हाट इज़ दिस आई कैप, व्हाट इज़ दिस जे कैप। तो काफ़ी ज़्यादा डिटेल में चीज़ें समझेंगे, लेकिन आज की थोड़ी लाइट क्लास होने वाली है। तो आ जाओ स्टार्ट करते हैं। अगर पहली बार आया तो दोस्तों, मैं हूँ विक्रांत गिरार एंड लेट्स स्टार्ट द क्लास गाइस। आ जाओ। सबसे पहले तो दोस्तों हेडिंग लिख लो, स्केलर्स एंड वेक्टर्स। मैच हो गया ना, मैं एकदम ही मैच हो गया, गायब तो नहीं हो जाऊंगा। तो स्केलर क्या होती है, वेक्टर क्या होती है? दो चीज़ें अभी तक तुमने, वैसे अपन मोशन इन स्ट्रेट लाइन में इस चीज़ को पढ़ भी चुके हैं कि स्केलर वो क्वांटिटी होती है जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, वेक्टर वो क्वांटिटीज होती है जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। तो इसी चीज़ को हम यहाँ पर लिख लेंगे, एक बार खाली लिख लेते गाइस। स्केलर, स्केलर इसमें क्या होता है, ओनली मैग्नीट्यूड, ठीक है। और फिर हमारे पास वेक्टर्स होते हैं कुछ, है ना, वेक्टर्स। इनको क्वांटिटी लिख दो यार, एक मिनट रुको, इसको थोड़ा सा सरकाऊंगा। स्केलर क्वांटिटीज एंड वेक्टर क्वांटिटीज लिखेंगे। स्केलर क्वांटिटीज, क्वांटिटीज एंड वेक्टर क्वांटिटीज। इनके बीच में जगह छोड़िए, मैंने अभी इनके एग्जांपल भी लिखवाने ना, ठीक है। क्वांटिटीज, ओके। वेक्टर क्वांटिटीज में मैग्नीट्यूड भी होता है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ठीक है, दोनों होते हैं। अब इसमें सबसे पहले तो दोस्तों यही सवाल बनता है कि कौन सी स्केलर क्वांटिटी है, कौन सी वेक्टर क्वांटिटी है, ये हमको कैसे पता चलेगा? और इसको पता करना कोई बहुत मुश्किल नहीं है। जैसे सबसे पहली चीज़, अभी पिछले चैप्टर में अपन ने क्या पढ़ा है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट की बात करी थी। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? हम बात करते हैं भाई, 5 मीटर चला गया, इधर गया, इधर गया, इधर गया, इधर गया, किधर गया। तो डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि उसमें अपने को डायरेक्शन भी बताना रहता है। फिर हम देखते थे, स्पीड नापते थे, है ना, कि कितनी देर लगेगी, उसमें समय की बात करते तो कितने सेकंड हुए, 5 सेकंड हुए। हम कभी ये बोलते थे कि समय में कोई डायरेक्शन होता है? नहीं, टाइम तो बस होता है 1 2 3 4 5, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, उसमें डायरेक्शन नहीं होता है। तो यही अपनी पहली बेसिक एग्जांपल्स बन जाते हैं दोस्तों। यहाँ पर अगर एग्जांपल्स की बात कर लें, है ना, स्केलर के एग्जांपल्स की बात करेंगे, है ना, तो वो आता है मेरे पास, टाइम आ जाता है। वेक्टर के एग्जांपल्स की बात करेंगे हम, तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट आ जाता है, करेक्ट। डिस्प्लेसमेंट से तुमको याद होगा एक और चीज हुआ करती थी, डिस्टेंस, जिसमें हम सिर्फ मैग्नीट्यूड लिया करते थे, करेक्ट। तो यहाँ पर डिस्टेंस जो आ जाएगा वो एक स्केलर क्वांटिटी हो जाती है, डिस्टेंस, करेक्ट। और तुमको याद आ रहा होगा, अब तुम्हें समझ आएगा, स्पीड भी होती है, ठीक है। और स्पीड का वेक्टर कौन होता है, वेलोसिटी, करेक्ट। इस तरीके से अपने पास क्वांटिटीज आती जा रही हैं। लेकिन सिर्फ यही क्वांटिटीज नहीं होती, और भी बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जिसको स्केलर या वेक्टर सभी में आप डाल सकते हो। जैसे इसका एक और एग्जांपल, मास होता है अपने पास, है, कितना वजन है भाई, उसका डायरेक्शन नहीं होता, बस वजन वजन होता है। और एक और ऐसी क्वांटिटी दोस्तों, अपन ऐसे बोलते हैं ना, खूब दौड़ते जाएं, दौड़ते जाएं, दौड़ते जाएं। तो हम बोलते हैं मैंने उस दिशा में दौड़ा, लेकिन दौड़ने के बाद मैं थक गया। तो जो थकान है, बेसिकली मेरी एनर्जी का जो लॉस हुआ है, वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है। तो यहाँ पर एनर्जी आ जाएगी मेरे पास, एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी है। एनर्जी से रिलेटेड चीज़ें हमारे पास क्या हो जाती है, वर्क एनर्जी थ्योरम होता है ना, वर्क भी एक स्केलर क्वांटिटी है। फील करो यहाँ पर, वर्क क्या होता है, किसी बॉक्स को मैं फोर्स लगा के उधर धक्का दे रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं कुछ वर्क कर रहा हूँ। अब तुम सोचोगे यार, मैंने उस दिशा में धक्का दिया है, डिस्प्लेसमेंट भी उधर हुआ है, तो क्या मैंने उस दिशा में वर्क किया है? नहीं, हमने बस वर्क किया है। जैसे हम बोलते हैं 100 जूल का वर्क कर दिया, लेकिन उस दिशा में डिस्प्लेसमेंट हुआ है, फोर्स भी उस दिशा में लगाया था, लेकिन उन दोनों का जो प्रोडक्ट आता है वो होता है वर्क। वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है। कितना वर्क हुआ भाई, कितनी एनर्जी खर्च हो गई, वही हो गया, ठीक है। इस तरीके से आपको चीज़ें समझनी पड़ेगी। वॉल्यूम, है ना, मान लो मैं वर्क कर रहा हूँ, पेट्रोल खर्च हो गया, 5 लीटर पेट्रोल खर्च हो गया, बस वहाँ पर एक क्वांटिटी है 5 लीटर, सिर्फ मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन की बात वहाँ पे नहीं करेंगे। वही वॉल्यूम से आता है एक एरिया, एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तुम
इस तरीके से फील करने की कोशिश करो। ये एक एरिया है, अभी तुम्हें दिख रहा है ना, इसका कुछ मैग्नीट्यूड होगा 1 स्क्वायर फीट। अब तुम्हें नहीं दिख रहा, मतलब अभी भी एरिया उतना ही है, लेकिन मैं डायरेक्शन बदल दिया तो तुम्हें दिख रहा है, तुम्हें नहीं दिख रहा है, तुम्हें दिख रहा है, तुम्हें नहीं दिख रहा। तो यार डायरेक्शन से फ़र्क पड़ जाता है। तो इसीलिए एरिया हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो इस तरीके से बहुत सारी स्केलर वेक्टर होती है। प्रेशर है ना, प्रेशर हो गया हमारे पास। बहुत सारी क्वांटिटीज़ आती जाएँगी, जैसे-जैसे हम पढ़ते जाएँगे उनको, हम देखते जाएँगे। अब आपको लग रहा होगा वेक्टर क्वांटिटीज़ कम पढ़ रही, नहीं ये भी बहुत सारी हैं। फोर्स होता है हमारे पास, ठीक है? इलेक्ट्रिक फील्ड होता है हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड ई, मैग्नेटिक फील्ड बी, ठीक है? और लगाते जाओ। मोमेंटम होता है मेरे पास, है ना? मेरे पास एंगुलर मोमेंटम होता है, मेरे पास वेलोसिटी होती है, एंगुलर वेलोसिटी, मेरे पास एंगुलर एक्सेलरेशन होता है, मेरे पास एक्सेलरेशन होता है। बतेरी वेक्टर क्वांटिटी है, सबके ऊपर अपन ऐसे लगाते जा रहे हैं। बहुत सारी हैं, कोई इनकी कमी नहीं है, सारी रटने की ज़रूरत भी नहीं है, जैसे-जैसे आती जाएँगी तुम्हें पता चलता जाएगा, टेंशन मत लो, बहुत सिंपल सी चीज़ है। तो पहले इसको लिखो, खत्म करो इसको यहाँ पे, खत्म करो, है ना? एक टॉर्क और लिख लेना इसमें, टॉर्क, टाउ से लिखा जाता है ऐसे, टाउ, दैट इज़ टॉर्क। टॉर्क क्या होता है सब समझेंगे, पहले इसे लिखो, लिख लिया। और द सिंपलेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आ रहे हैं दोस्तों, दीज आर पीवाईक्यूज, ठीक है? बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, कौन नहीं है? वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, टॉर्क भी मैंने बताया था वेक्टर है, स्पीड वेक्टर नहीं है, स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी होती है। फ्री के मार्क्स मिल गए, चलो और मार्क्स चाहिए, लो देखो, आइडेंटिफाई द वेक्टर क्वांटिटी अमंग द फॉलोइंग, बताना इनमें से कौन कौन सी हमारी वेक्टर क्वांटिटी है। देखो एनर्जी, हमारे पास जितनी भी फॉर्म ऑफ एनर्जी है ना, सारी की सारी स्केलर होती है। एनर्जी तो हीट भी एक एनर्जी होती है ना, हीट एनर्जी होती है। काइनेटिक एनर्जी भी एनर्जी है। काइनेटिक में तो आप बोलो अरे उधर मोशन था, उधर वेलोसिटी थी, हाँ वेलोसिटी उधर थी, उसके कारण उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है? तो यहाँ पर हमारे पास ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। डिस्टेंस भी हमारे पास एक हमने देखा था क्या होता है, डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी होती है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है। बचता है एक ऑप्शन बस, एंगुलर मोमेंटम, और एंगुलर मोमेंटम हम जब पढ़ेंगे तो हमें पता चल जाएगा इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। बहुत सिंपल, बहुत सिंपल लिखना है, अगर तुमको ये भी और लिखना चाहते हो तो लिख लो। लेकिन अब अपन देखेंगे दोस्तों वेक्टर नोटेशन, वेक्टर्स को दिखाया कैसे जाए, ठीक है? रुको एक मिनट, मेरे को एक ज़रूरत पड़ेगी पेन की। तो दोस्तों वेक्टर नोटेशन होता है क्या? मतलब अपने को कुछ तो चीज़ें पता चल गई कि वेक्टर होते हैं। इसको अपन लिख के कैसे पता है? सामने वाले को बताना भी तो पड़ेगा कि ये वेक्टर है। तो उसके लिए भाई बहुत सिंपल सा तरीका है, एक एरो बना दो। जिस दिशा में एरो है उससे तो अपने को डायरेक्शन पता चल जाएगा, और जितना लंबा वो एरो है उससे पता चल जाएगा उसका मैग्नीट्यूड कितना है। जैसे 5 मीटर का है या 1 मीटर का है या 500 मीटर का है, तो ये 500 वाला जो पार्ट आ रहा है उसको बोल दिया हमने ये इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा। एरो की दिशा जिस तरफ है उससे डायरेक्शन हो जाएगा और उससे अपना काम हो जाएगा। तो यहाँ पर अपने पास 2 मेजर तरीके निकले वेक्टर नोटेशन के। हेडिंग लिखना वेक्टर नोटेशन, और इसके 2 पार्ट करेंगे दोस्तों। पहला करेंगे अपन ग्राफिकल मेथड, ठीक है? और जो ग्राफिकल नहीं है, जहाँ पर नंबर्स की बात करेंगे, यहाँ पे अपन डायग्राम बना-बना करके करेंगे, वो हो जाता है दोस्तों अपना एनालिटिकल मेथड, ठीक है? तो ग्राफिकल मेथड में कुछ नहीं करना है, आपको सीधे-सीधे एक वेक्टर ड्रॉ कर देना है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैंने कर दिया, दिस इज़ अ वेक्टर ए, और यहाँ पर जो इसकी लेंथ है, लेंथ हमने कह दिया लेंथ इज़ इक्वल टू मैग्नीट्यूड रख लो, और इसका जो डायरेक्शन है ना? वो एरो का डायरेक्शन वही डायरेक्शन हो गया। तो क्या ये चीज़ किसी को भी डाउट है इसमें कि यार ग्राफिकल मेथड है, अच्छा है, सिंपल है, नाप लेना भाई इसको। पर यहाँ पे एक दिक्कत ये है कि हर बार पहले तो मेरे को कोई ने ऐसे वेक्टर बना करके दे दिया, मेरे को टेप लेकर के आना, मेजरिंग टेप लेकर के पहले तो मैं नापूंगा इसको। अच्छा ये इतना है, यहाँ से वहाँ, तो ये कोई इतनी मज़ेदार चीज़ नहीं हुई। किसी को बताना है तो सीधे बता दो ना यार, 5 है तो 5 होना चाहिए, ऐसे क्या नापने क्या जा रहे हो बार बार। और दूसरी चीज़ दोस्तों इसमें आती है, मान लो मैंने ये इस तरीके से बनाया है वेक्टर, है ना? ये बना दिया अपन ने, ये ऐसे बनाया मैंने, और मैंने किसी को दिया और उसने इसको ऐसे करके पढ़ लिया या ऐसे पढ़ लिया, तो डायरेक्शन भी तो चेंज हो गया। मैग्नीट्यूड तो ठीक है, डायरेक्शन गया। तो ये कोई अच्छा तरीका हुआ नहीं लिख करके बताने का। यह समझने के लिए ठीक है, लेकिन उतना ज़्यादा इसमें मज़ा आया नहीं।
तो एनालिटिकल मेथड अपने काम आएगा, लिख के बताना है तो ये वाली चीज़ सही रहती है। ठीक, ठीक, ठीक। चलो, इसमें भी दोस्तों अपने पास 2 तरीके हैं, जिसमें से एक अपने काम का नहीं है, एक सबसे ज़्यादा काम का है। तो जो काम का नहीं है मैं पहले तुमको वो वाला बताऊँगा, व्हिच इज़ पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म, ठीक है? पोलर फॉर्म, पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म में क्या हुआ? देखो दोस्तों, इसमें दिक्कत क्या आ रही थी कि मेरे को बार-बार नापना पड़ता था, कितना लंबा है, 5 मीटर है कि 6 मीटर है, टेप लेकर के नापता। फिर देखता एंगल किधर है, घूम तो नहीं गया गलती से। लेंथ और एंगल यही 2 चीज़ें पता चलनी थी इसमें से, करेक्ट? उन्होंने कहा यार तुम एक काम करो ना, मुझसे वो लिखवा करके रख लो। हम ऐसे बोल देते हैं इसमें आर थीटा, हैं? कितना सिंपल है। मैंने कह दिया कि मेरा जो वेक्टर है वो 5 है, 5 उसकी लेंथ है और वो 53 डिग्री पर है। बात खत्म हो गई। पता चल जाएगा इससे, करेक्ट? इससे पता चल जाएगा। अब इसके लिए अपने को एक रेफरेंस फ्रेम चाहिए। तो जैसे ये एक रेफरेंस फ्रेम बन गया और मैं बोलूँगा भाई 5 मीटर लंबा है और रेफरेंस में मान लो हमने माना है कि यहाँ से हम एंगल्स नापा करते हैं, तो 53 डिग्री पर दिस इज़ 5 मीटर लंबा। इस तरीके से एक वेक्टर है, ठीक है? यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो सकती थी, यहाँ पर नहीं होगी। वेक्टर ए को मैं इस तरीके से डिनोट कर सकता हूँ, ये बन जाता है अपने पास वेक्टर ए। फील आई तुमको? बहुत सिंपल है, लेकिन इससे भी कैलकुलेशन वगैरह करने जाते हैं ना, थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो हम इसको भी बहुत कम यूज़ करते हैं, करेंगे ही नहीं, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबली इसको यूज़ करेंगे, कभी ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे। हम जो करते हैं वो होता है इसके कोऑर्डिनेट्स बना देते हैं, कार्टेशियन एक्सिस पे करते हैं हम, ठीक है? ठीक है, कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म में क्या होता है दोस्तों, हम किसी भी वेक्टर को उसके एक्स वाई और जेड कंपोनेंट में तोड़ देते हैं और उसमें लिखते हैं। कैसे लिखते हैं वो तुम्हें मैं सिखाऊंगा थोड़ी देर में। अभी बस नोट्स बनाने के लिए एक बार उसको लिख करके रख लेना, ठीक है? उसके बाद मैं तुम्हें बताऊंगा ये कैसे आता है। अभी के लिए बस देख लो। हम ऐसे लिखते हैं, कोई भी वेक्टर ए है, फॉर एग्जाम्पल एग्जैक्टली यही वाला वेक्टर लेने वाला हूँ मैं, ठीक है? एग्जैक्टली यही वेक्टर लेंगे, ठीक है जी? एग्जैक्टली यही वेक्टर लेंगे। देखो ये कितना था, 5 का था, 53 डिग्री का एंगल पे था ना, तो यहाँ पे भी मैंने 5 का बनाया। और क्योंकि 53 डिग्री का एंगल है, तो तुमको पता होगा दोस्तों इसका एक यहाँ पे लेंथ आ जाती है, कितनी आ जाती है? अगर ये 5 था, ये 53 डिग्री का एंगल है, तो ये वाली आ जाती है अपने पास दोस्तों 3, ये वाली आ जाती है अपने पास 4। तो ऐसे में हम लिखते हैं वेक्टर ए इज इक्वल टू एक्स दिशा में कितना है 3, आई कैप लगा देते हैं, एक्स वाले को आई बोल देते हैं, वाई वाले को बोल देते हैं जे कैप प्लस 4 जे कैप। इस तरीके से लिख दिया जाता है। तो ये लिखने का तरीका हो गया। हम सबसे ज़्यादा ये वाला तरीका काम में लेंगे। आई कैप क्या है, जे कैप क्या है, दोनों के बीच में प्लस क्यों लगा हुआ है, दोनों मिला करके 5 प्लस 3 प्लस 4 7 क्यों नहीं किया, सब समझेंगे। अभी टेंशन मत लो, अभी बस लिखो, क्योंकि ये अपना ग्राफिक बन गया ना, अब तो पता चल गया ये होता है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, हद ही मच जाती है यहाँ पे। तो फिर रोटेशन वगैरह में यही चलता है, ये कहीं नहीं चलता और ये अपने काम का ही नहीं है, ठीक है? तो मैंने तुमको ओवरव्यू दे दिया है, अब अपन स्टार्ट करेंगे। चलो, ठीक है। अच्छा, और कोई भी वेक्टर होता है उसको लिखें कैसे? तो किताबों में कई बार ऐसे, जैसे मान लो वेक्टर है, कोई भी वेक्टर है बी, अगर अपने को लिखना है तो एक वेक्टर क्वांटिटी है, दूसरी स्केलर भी है, दोनों के बीच में डिफरेंस कैसे पता चलेगा? तो देखो दोस्तों ऐसे लिखते हैं, अगर ये रेगुलर लिखा हुआ है तो यानी कि वो एक स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन अगर वेक्टर है तो उसको बोल्ड कर देते हैं। तो बोल्ड कर देते हैं यानी कि तुम प्रिंट करते हो तो बोल्ड कर देते हैं ना अपन, ऐसे मोटा हो जाएगा। दिस दिस इज वेक्टर बी। या फिर अब इसको देखो, हाथ से बनाने में को टाइम लग गया है ना, मोटा कर रहा हूँ जबरदस्ती, हर बार कौन मोटा करता फिरेगा? तो हमने कहा यार हम तो नहीं करें, हम ऊपर ऐसे लगा देंगे, इसका मतलब वेक्टर है। तो दिस इज दीज आर वेक्टर क्वांटिटीज, है ना? या तो आप बोल्ड कर दो, बोल्ड कब करते हैं? जब प्रिंट हो रही होती है चीज़, तब आप कर सकते हो, नहीं तो हाथ से करना मुश्किल होता है। जब हाथ से करते हैं तो अपन ऐसे हैंड से करते हैं तो ऊपर एरो लगा देते हैं, ठीक है? हैंड से करते हैं तो हम ऊपर एरो लगा देते हैं, एरो। ये कब करते हैं? जब हम हैंड से लिख रहे होते हैं। तो आज तो हद ही बेसिक से एकदम पढ़ रहे हैं यार, इतना ज़्यादा बेसिक से कौन पढ़ता है?
तो ये वेक्टर्स को लिखने का तरीका हो गया। दीज आर वेक्टर क्वांटिटीज, दीज आर वेक्टर क्वांटिटीज। अच्छा, ये जो एरो है, ऐसा नहीं कि पॉजिटिव है तो उधर एरो लगा दिया, नेगेटिव है तो उधर एरो लगा दिया, नहीं नहीं नहीं, एरो हमेशा एक ही तरफ लगाते हैं, ठीक है। ये जो एरो है वो ये नहीं बताता कि बी का डायरेक्शन उस तरफ है, नहीं, बस वो ये बताता है कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी हो सकता है, उसका डायरेक्शन इधर हो, इधर हो, इधर हो, इधर हो, किधर हो, किधर भी हो सकता है, बस डायरेक्शन है, ये बताता है वो, ठीक। बहुत लोगों को ये लगता है अरे ये तो इधर जा रहा है, दूसरा वेक्टर मैं एक ऐसे बना देता हूँ, वेक्टर ए ऐसा बना, नहीं, ये नहीं करना, ठीक है, ये नहीं करना। चलो लिखो इसको, लिखो, आ जाओ। आज दोस्तों अपने को देखना है सबसे इंपॉर्टेंट चीज ग्राफिकल मेथड में। अभी पहले अपन ग्राफिकल वेक्टर देखेंगे, एनालिटिकल को बाद में देखेंगे लास्ट में, ठीक है। पहले ग्राफिकल में पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता है इसको अपने को समझना पड़ेगा। तो मान लीजिए दोस्तों अपने को वेक्टर बनाने तो आ गए, अब उन वेक्टर्स को अपने को ऐड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे दो लॉ अपन देखेंगे, दोनों एक्चुअली एक ही है, उसी का नाम घुमा फिरा करके रख दिया गया है। पहली चीज तो हेडिंग लिखो, और उसके बाद में हमारे पास दो वेक्टर रहेंगे, उन दोनों को अपने को जोड़ना है। अच्छा, एक वेक्टर मान लो ये है, दिस इज वेक्टर ए एंड लेट्स से दिस इज वेक्टर बी। इन दोनों को ऐड करना है, कैसे ऐड करोगे। तो यहाँ पर दोस्तों एक चीज होती है कि हमारे पास जब भी कोई वेक्टर्स होते हैं ना, उनको आप हवा में फ्रीली रोटेट कर सकते हो, फ्री होते हैं वेक्टर। जैसे ये क्या है, मैं बोल रहा हूँ कि 5 मीटर पर सेकंड यहाँ खड़े होके बोल दूं, या 5 मीटर पर सेकंड यहाँ खड़े होके बोल दूं, मतलब तो वही रहता है ना। अब मैं बोलता हूँ 5 मीटर पर सेकंड इधर, 5 मीटर पर सेकंड उधर, तो उससे फर्क नहीं पड़ता। बेसिकली वेक्टर्स को आप इधर उधर मूव कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, यहाँ रखे रखे मैं इनको विजुलाइज नहीं कर पा रहा ये ऐड कैसे होंगे, तो मैं इनको मूव कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं उनको लेकर के ऐसे आ जाऊँ, टेल से टेल दोनों की मिला दो, है ना, ये इसकी टेल है, ये इसका हेड है, ये इसकी टेल है, ये इसका हेड है, ठीक है। या फिर इसको ऐसे कर दूं, ऐसे कर दूं, ऐसे, लेकिन मैं इसको रोटेट नहीं कर सकता, इसको घुमा नहीं सकता, इसको छोटा बड़ा नहीं कर सकता, क्योंकि मुझसे मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा, घुमाने से डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, तो वो वाले काम हम नहीं कर सकते। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको मूव कर सकते हैं। तो आ जाओ दोस्तों इनको मूव किया जाए। चलो वेक्टर ए को लेकर के, मेरा पेन मार्कर कहाँ गया, इससे भी लिख सकते हैं वैसे बाय द वे। वेक्टर ए को मैं मान लो ऐसे लिखूं, है ना, ए है नीला वाला। अब देखो दोस्तों एग्जैक्टली वो तो बना पाना मुश्किल है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। देखो इसकी टेल है, ये इसका हेड है, यहाँ से सांप सीढ़ी खेला, यहाँ से यहाँ गए, अब यहाँ से इधर चले जाओ, तो जो बी है, बी को आप इधर लेके आओ। देखो अब ये बी ऐसे ही कुछ बन गया ना, दिखता नहीं यार, इतनी पास से समझ में नहीं आता, ठीक है। तो ये है मेरे पास वेक्टर बी, और ये है मेरे पास क्या था, ये वेक्टर ए। तो वेक्टर ए, अब तुम ऐसे फील करो, यहाँ से पहले मेरा डिस्प्लेसमेंट हुआ इधर, फिर डिस्प्लेसमेंट हुआ इधर, तो क्या मैं ऐसे नहीं बोल सकता मेरा टोटल रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट इधर हो गया। एंड दिस इज इट दोस्तों, यही है हमारे पास, इस तरीके से मैं कर दूंगा, दिस विल बी वेक्टर आर, रिजल्टेंट इज इक्वल टू आर। और देखो लिख क्या दूंगा मैं यहाँ पर, वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ। कौन सा ज्योमेट्रिकल शेप दिखाई दिया तुमको, ये ट्राइंगल, तो यहाँ पे इसका लॉ का क्या नाम दे दिया, ट्राइंगल लॉ, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ऐसे ही है बस, ठीक। चलो ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। फिर हमने कहा नहीं नहीं नहीं, हमने तो एक और लॉ सुना है। अभी क्या था, देखो देखो, एक की पूंछ और हेड, और इस पे दूसरे की पूंछ और फिर हेड, तो यहाँ पे ऐसे और ऐसे आप जा रहे थे। अगली की बार मैं क्या करूंगा, दोनों की टेल को मिला दूंगा, ठीक है। अब की बार देखना मैं क्या करने वाला हूँ, दोनों की टेल को मिला देंगे। तो जैसे ए को पहले एज इट इज बनाओ, कोशिश करना दोस्तों बनाने की, हाँ, ये रहा मेरा ए। अब बी को क्या करूंगा, देखो पिछली बार मैं बी को इसके ऊपर लेके गया था, है ना,
बी की टेल को इसके हेड पे चिपका दिया था, तो वो ट्राइंगल लॉ बन गया था। अब सेम एडिशन ही करना है, लेकिन अब मैं दोनों की टेल को टेल से मिला दूंगा, तो ये कुछ मेरे पास इस तरीके से दिस टर्न्स आउट टू बी बी। एक बार पहले देख लो, उसके बाद खुद बनाना वीडियो पॉज करके अपनी कॉपी में, तो तुम्हें ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। पहले पूरा देख लो फिर बनाना, ठीक है। अब देखो दोस्तों, ये दोनों वेक्टर्स हैं, ठीक। एक पैरेललोग्राम इमेजिन करो। पैरेललोग्राम का मतलब क्या होता है? कोई भी दो साइड है, ये दो साइड की तरह ना, इनसे पैरेलल, इस वाली से पैरेलल यहाँ पे खींच देना ऐसे, और ये वाली से पैरेलल यहाँ से खींच देना ऐसे, तो ये दोनों कहीं पे जाकर के इंटरसेक्ट करेंगी, उस जगह पे इंटरसेक्ट कर रही है वो, कहीं तो इंटरसेक्ट करेंगी। ये वाली के पैरेलल ये बना दी, इस वाले के पैरेलल ये बना दी, दोनों कहीं पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और जहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं दोस्तों, यही हो जाएगा हमारे पास वेक्टर आर। और तुम चेक कर लो, वेक्टर आर एग्जैक्टली यही आया है ना, एग्जैक्टली यही आया है। इसको आर को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, पास रहेगा। और आना भी था यार, इस बी को उठा करके मैं यहाँ रख देता, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं। पैरेललोग्राम है ना, पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स बराबर होती हैं, ये वाली इसके बराबर होगी, ये वाली इसके बराबर होगी, क्योंकि पैरेलल है। तो यहाँ पर अब पैरेललोग्राम बन रहा है, तो इसको नाम दे दिया पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। एग्जैक्टली बी को उठा करके यहाँ पे रख देता, तो यही देखो ट्राइंगल शेप दिख जाती, तो मैं तो ट्राइंगल लॉ बोल देते इसको। तो है एक ही चीज, बस कहने का तरीका अलग हो गया। तो इसका अपन नाम लिख देंगे पैरेललोग्राम लॉ। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। यार इस पेन से लिखने में तो मज़ा नहीं आ रहा, मेरा ओरिजिनल पेन यही है। अब वो गिर गया बताने का। चल, तो पहले इसे लिखो, लिखें इसको। लेकिन एक इसकी इंपॉर्टेंस भी है यार, एक मिनट मोबाइल साइलेंट करना होगा गाइस हमें। हाँ, मोबाइल बच जा रहा है बीच बीच में आज, क्या पता क्या बात है। चल, तो इसमें एक और चीज़ है दोस्तों जो अपने को समझनी है, कि इसकी इंपॉर्टेंस ये है, कोई भी दो क्वांटिटी अगर वेक्टर है, हाँ तुम्हें लग रहा है बहुत सिंपल है, हाँ बहुत ऑब्वियस भी है, कोई इसमें नई चीज़ नहीं लग रही होगी तुम्हें, लेकिन वेक्टर्स का ये टेस्ट होता है। अगर कोई भी क्वांटिटीज़ है दो, और हमें पता करना है कि वो वेक्टर है, तो हम ऐसे नहीं बोल सकते कि अच्छा उसमें मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन है तो वो वेक्टर है। हम बोलते हैं मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए, डायरेक्शन भी होना चाहिए, और वो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन भी फॉलो करनी चाहिए, तब जाकर के हम कहते हैं कि वो क्वांटिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। इस डेफिनेशन को लिखेंगे, फिर इसका मतलब क्या है वो एग्जांपल के साथ समझेंगे। पहले तो लिख लो, वेक्टर इज अ क्वांटिटी, वेक्टर इज अ क्वांटिटी, पता है तुम्हें दिख रहा है यहाँ इतना नीचे की नहीं, है ना। यहाँ पे से आएगी, दो लाइन की है, वेक्टर इज अ क्वांटिटी। देखो दोस्तों, यहाँ पे ज़रूरी नहीं है फिजिकल क्वांटिटी हो, फिजिकल क्वांटिटी अलग है, बस क्वांटिटी भी अपन बोल सकते हैं, क्योंकि मैथ्स में भी तो होता है वेक्टर। वेक्टर इज अ क्वांटिटी दैट हैज़ बोथ, क्या क्या है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ठीक है, एंड फॉलोज, एंड फॉलोज द पैरेललोग्राम ग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। तो वेक्टर क्वांटिटी इज अ क्वांटिटी दैट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एंड फॉलोज द पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो इसको लिख लो, और फिर हम समझते हैं इसका मतलब क्या है। पहले इसे लिख के ख़त्म करें, ख़त्म करें, ख़त्म करें, ख़त्म करें, कर लिया, हो गया ख़त्म, हुई गवाह। तो गाइस इसमें वैसे कुछ समझने को ज़्यादा है नहीं, वेक्टर की बस डेफिनेशन है यार, कि डेफिनेशन में आपके पास मैग्नीट्यूड होना चाहिए, डायरेक्शन होना चाहिए, और जब कोई भी दो वेक्टर क्वांटिटी को ऐड करते हैं तो वो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की तरह ऐड होना चाहिए। जैसे स्केलर क्वांटिटीज होती हैं, 2+3 कर देते हैं तो वो हमेशा 5 ही आता है वहाँ पर, लेकिन वेक्टर्स में आप देखोगे कभी इधर 2 है और उसमें मैं उल्टी दिशा में 3 ऐड कर दूँ तो -1 भी आ जाता है, जबकि हमने ऐड किया है।
तो इस तरीके से चीज़ें होती है और अभी तो मैंने एंगल नहीं बनाया, मान लो इधर 2 है और ऐसे कर दिया मैंने 3, इन दोनों को ऐड करूँगा तो मेरे पास फाइनल देखो क्या आएगा, ये 2 इधर था, इसको पैरेललोग्राम बनाओ यहाँ पे, कुछ ऐसा आएगा। ये 3 और 2 के बीच में कोई वैल्यू आ सकती है। तो ऐसे अलग-अलग वैल्यूज़ यहाँ पे आ सकती हैं, बस यही है। इसको थोड़ी देर बाद अपन और एग्ज़ाम्पल के साथ भी समझेंगे, लेकिन अभी के लिए इसको लिखो और अब कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। पहला क्वेश्चन जो तुम्हारे लिए आ रहा है दोस्तों, मैंने तुम्हारे लिए यहाँ पे 2 वेक्टर बना दिए, वेक्टर ए और वेक्टर बी। तुमको क्या करना है, अभी वीडियो को पॉज़ करके अपनी कॉपी में ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के तरीके से दोनों को ऐड करना है। ठीक है, रफली दोनों बार ए और बी बनाना। एक में हेड से टेल को मिलाते हैं, एक दूसरे मेथड में टेल से टेल को मिलाते हैं, है ना? दोनों से आंसर सेम ही आता है, तो इसकी प्रैक्टिस करके एक बार फील ले लेते हैं। चलिए, कैसे तुम्हें आंसर लिखना है, एक बार ऐसे लिखोगे, एक बार ऐसे लिखोगे। चलो, बढ़िया सवाल है, वीडियो को पॉज़ करें, क्वेश्चन को सॉल्व करें। आओ दोस्तों सॉल्व करते हैं। यार बहुत सिंपल सी चीज़ है, कितनी सिंपल सी चीज़ है। पहले तो मैं देखो, पहले सारे के सारे वेक्टर बनाऊँगा। दो तरीके से करना है ना मेरे को, एक ट्रायंगल लॉ करना है, एक पैरेललोग्राम करना है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले लिखेंगे ट्रायंगल लॉ और इधर मेरे को करना है पैरेललोग्राम लॉ। बहुत सिंपल यार। पहले ट्रायंगल लॉ में बताओ मेरे को वेक्टर्स के साथ क्या होता है। एक वेक्टर ए है, ये था मेरे पास ए। पैरेललोग्राम लॉ भी साथ में बना दो, वेक्टर ये था मेरे पास ए। ठीक है, अच्छा नाम मैं बाद में लिखता हूँ, नाम अभी लिख दूंगा ना तो वो कई बार उसके ऊपर से लाइन ड्रॉ करनी पड़ जाती है, गड़बड़ जाती है, नाम बाद में लिखेंगे। दोनों मैंने ए बना दिए, उम्मीद करता हूँ कि सब एक जैसे बराबर आए हैं। एग्जैक्ट तो नहीं बना सकते, ग्राफिकल मेथड का ड्रॉबैक ही है कि एग्जैक्ट बना ही नहीं पाऊंगा। ठीक है बी, अब देखो ट्राइंगल लॉ में क्या होता है, टेल से एक दूसरे के हेड को मिलाते हैं, तो यहां से यहां पहुंचे, अब यहां से बी को मैं कुछ इस तरफ करूंगा, जबकि हमारे पास यहाँ पैरेललोग्राम लॉ है, उसमें बी को मैं कुछ ऐसे कर लूंगा। तुम चाहते तो ऐसे भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि इसके हेड पे उसकी टेल हो, ऐसा भी कर सकते थे कि मैंने बी को यहाँ पे कर दिया है ना, फिर ये वाले को हटा दो, फिर ये कर लेना। और रिजल्टेंट देखो, यहाँ से ऐसे करते तो ये रिजल्टेंट आता, यहाँ से ऐसे करते तो ये रिजल्टेंट आता, दोनों एग्जैक्टली पैरेलल है, सेम दिशा में आते हैं, दोनों की लेंथ भी सेम आती है, करेक्ट। तो ये किसी भी तरीके से कर सकते हो, तो दोनों से सेम ही आंसर आने वाला है। ठीक, ओके गाइज, आपने अभी ये जो वीडियो देखा एक छोटा सा पार्ट है मेरे फुल वीडियो का। फुल वीडियो 2 घंटे के आसपास का लंबा होता है, उसमें हमने बहुत सारे एग्जांपल्स वगैरह देखे हैं। तो अभी बता देता हूँ, इसके बाद हमने यहाँ पर देखा कि भाई किस तरीके से ये पीवाईक्यूज आते हैं, वो ग्राफिकल वाले पीवाईक्यूज आए हुए थे। और इसके बाद हमने देखा करंट क्यों वेक्टर नहीं होता है, तो और भी बहुत सारी चीज़ें देखी। इनफैक्ट आज की जो क्लास है थोड़ा ग्राफिकल ज़्यादा है, मैंने काफ़ी सारे वेक्टर्स बनवाए हैं ताकि तुम्हारे मन से वो वेक्टर्स का जो भय रहता है ना वो निकल जाए। एक एक चीज़ को अच्छे से बनाते बनाते समझा मैं, तुम्हारे साथ में नोट्स भी बन जाएंगे। एंगल बिटवीन वेक्टर क्या होता है, गलत तरीके से कैसे नहीं लेना है, छोटी छोटी सी सिंपल सी टेक्निकलिटीज़ हैं। आज की क्लास में ऐसे कोई बड़ी कैलकुलेशन नहीं हुई, क्योंकि बड़ी कैलकुलेशन कल परसों वाली क्लास में होने वाली है, लेकिन आज अपने कॉन्सेप्ट्स और वेक्टर का डर निकालने वाली क्लास थी। तो हर एक चीज़ को तुम्हारी कॉपी में बनवाते बनवाते मैं कर रहा हूँ कैसे रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर किया जाता है। कोई भी हमने यहाँ पर कोई भी रैंडम वेक्टर ले लिए थे ए और बी, उसकी टर्म्स में कैसे इस तरीके से रिजॉल्व किया जाता है ये मैंने बताया। तो आ जाओ यार, फुल कोर्स में धमाल मचाएंगे थोड़ा फिजिक्स में।